Assalamu alaikum. I am Dr. Samia Jamil and I am going to start my fifth video on pulmonary system or respiratory system, Radiant Notes FCPS Pulse Pyrophula. लास्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें कवर की थी हम उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। हम 118 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इसमें वो कहता है कि pulmonary vasoconstriction occur due to reduced systemic PO2। अब बेसिकली ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि बॉडी में अगर कहीं पे भी हाइपॉक्सिया हो जाता है दैट मीन्स के ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वहाँ पे हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाती है। लेकिन लंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब भी हाइपॉक्सिया होगा या रिड्यूस PO2 लेवल्स हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। बेसिकली इसका मकसद ये होता है हमारे पास कि अगर हम इन्हें लंग्स कंसीडर करें तो जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, PO2 लेवल्स कम हो जाएंगे, वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि ये ब्लड को डायरेक्ट करेगी टूवर्ड्स दैट लेवल्स जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होगी और वहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। मतलब अगेन इसी बात को मैं रिपीट करती हूँ कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जहाँ पे कम होती है लंग्स में वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। बाकी बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाती है। अब ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ऑपोजिट इसलिए बनाया है कि लंग्स में जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी ना वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होके ना ब्लड को ये डायरेक्ट करेगी टुवर्ड दैट पार्ट जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होगी और वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज अच्छा होगा। इसलिए याद रखना है हमेशा कि पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन अकर इन ड्यू टू रिड्यूस सिस्टेमिक PO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने पे पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। नीचे कहते हैं इन ऑल ऑर्गन हाइपोक्सिया कॉज वेजोडाइलेशन बट इन ऑपोजिट इन लंग्स वेयर इट कॉजेज द वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब नीचे MCQs दे रहा है इससे रिलेटेड। अब इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन वेजोकंस्ट्रिक्शन होती कैसे है, इसमें कहता है हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन इन एनवुलाई थ्रू ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल्स होते हैं। मतलब जो हमारे पास लंग्स होते हैं वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन इसलिए होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल्स होते हैं और ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होते हैं और वहाँ पे क्या कराते हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन करा देते हैं जब हमारे पास पल्मोनरी ऑक्सीजन कम हुई होती है। A person travel from sea level to 5000 altitudes. What will occur? वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है कि ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाएगी लंग्स की, तो वो क्या कॉज कराएगी पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन। इंक्रीज पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड। अगेन वही बात, हाई एल्टीट्यूड होगा तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन। पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन अकर ड्यू टू द रिड्यूस सिस्टेमिक PO2। सिस्टेमिक PO2 कम हो जाता है जिसकी वजह से पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। Hypoxic pulmonary vasoconstriction in alveoli through oxygen sensing potential potassium channels। याद रखना है वहाँ पे ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीजेज इन हाइपोक्सिया। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज होता है हाइपोक्सिया में। बेसिकली हाइपोक्सिया में क्या होता है कि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है ओवरऑल आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नीचे हम आते हैं 119 पॉइंट पे। इसमें कहता है कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कॉजेज द पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया बेसिकली ये होता है कि इसमें ना RBCs की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास स्टेगनेंट हाइपोक्सिया क्या कराता है पोलीसाइथीमिया कॉज करा देता है। नीचे हम पूरा टेबल पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के हाइपोक्सिया को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया। अब इसमें द ऑक्सीजन प्रेशर इज़ लो। अब अगर ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से कहीं पे हाइपोक्सिया हो रहा है ना तो उसे कहेंगे कि हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया है। मतलब अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे गए हुए हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया। एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफियन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ पे हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे कहता है इनीमिक हाइपोक्सिया।
अब एनीमिक का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड की कंसंट्रेशन कम है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब मसला नहीं है। एनीमिक का वर्ड आ गया मतलब ब्लड रिलेटेड है, तो अमाउंट ऑफ एचपी टू कैरी ऑक्सीजन इज लो, मतलब ब्लड कम है कि अमाउंट ऑफ एचपी ही कम है जो ऑक्सीजन को कैरी करी है वो कम होगी, तो हाइपोक्सिया होगा। तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया है। ये ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है, या सीओ पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। अब याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। बेसिकली जो एचपी होता है ना, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को सीओ जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसे कहते हैं कि एनीमिक हाइपोक्सिया हो गया। नेक्स्ट पे स्टेगनेंट। अब स्टेगनेंट का वर्ड से आप याद रखें कि स्टेसिस टाइप वर्ड है। अगर ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज़ लो, अगर वहाँ पे कोई स्टेसिस हो गया और ब्लड फ्लो ही कम हो गया है हार्ट फेल्योर की वजह से या शॉक की वजह से, तो वहाँ पे क्या कौन सा हाइपोक्सिया होगा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। नेक्स्ट पे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें बेसिकली हिस्टोटॉक्सिस टिश्यू रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज पढ़ते हैं, तो कहते हैं टिश्यू कांट यूटिलाइज ऑक्सीजन। इसमें टिश्यू का कोई मसला हो गया, जिस तक ब्लड गया वहाँ पे टिश्यू ने ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका अपना कोई मसला है, तो इस हाइपोक्सिया को कहते हैं हिस्टोलॉजिक हाइपोक्सिया। और साइनाइड पॉइजनिंग में जो होता है वो हमारे पास हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। अब याद रखना है कि साइनाइड पॉइजनिंग में हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। और जब हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया था, जब हमारे पास लो पीओ2 लेवल्स होंगे ना, तो आपने हमेशा याद रखना है वहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन होगी। और हाइपॉक्सिक सेल इंजरी कौन कराता है, वो CO2 पॉइजनिंग जो है वो हमारे पास हाइपॉक्सिक सेल इंजरी कराती है। CO2 पॉइजनिंग जो है, CO पॉइजनिंग सॉरी, CO पॉइजनिंग हमारे पास क्या कराती है, ये हमारे पास कराती है हाइपॉक्सिक सेल इंजरी। अब नीचे हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला टेबल आपने अच्छे से याद करना है, फिर नीचे वाले एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कहता है कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कॉजेज बाय द हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक कॉजेज द पोलीसाइथीमिया। अब ये क्या कॉज कराता है, मैंने ऊपर भी फर्स्ट एमसीक्यू था कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया क्या कॉज कराता है, पोलीसाइथीमिया। याद रखना है स्टेगनेंट एस से है, स्ट्रेसिस भी एस से है, तो अगर ब्लड फ्लो का स्ट्रेसिस हो जाता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होगा, और ये हमारे पास क्या कराता है, पोलीसाइथीमिया। A patient with the hypoxia PO2 is 60 and HP this. No history of poisoning or blood loss. Diagnosis is hypoxia. मतलब बेसिकली यहाँ पे वो यही बात बताना चाह रहा है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई है, और जब भी मैंने ऊपर बताया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी तो हाइपोक्सीमिक या हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। फिर कहता है कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज लो PO2, अगेन आंसर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन काज हाइपोवेंटिलेशन। तो हमारे पास जो COPD है इसमें यह आंसर दे रहा है। वैसे अगर लो PO2 लेवल्स हो जाएंगे ना किसी वजह से, तो वो हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन करा देंगे। तो हमारे पास COPD में भी लो PO2 लेवल्स होते हैं, तो ये क्या काज कराता है, हाइपोवेंटिलेशन। अ पेशेंट विद द PO2 60 एंड HP 15, मतलब HP लेवल नॉर्मल है लेकिन PO2 कम है, तो दैट मीन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हुआ है। अ पेशेंट विद HP 15, अगेन HP ठीक है लेकिन आगे कहते हैं PO2 इज़ 45, PO2 लेवल्स कम है, अगेन ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2, तो ये अगेन इसका आंसर होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। और ये कराएगा क्या, राइट टू लेफ्ट शंट। ये हम आगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिक्रीज PO2 लेवल्स किस तरह से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट शंट कराते हैं। यहाँ पे आप बस इतना याद रख लें कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ हो रही होगी ना, तो वो राइट शंट की तरफ लेके जाएगी, यानी लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन PO2 लेवल्स कम हो रहे होंगे तो वो लेफ़्ट साइड के शंट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट पे कहते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया अकर इन पोलीसाइथीमिया। याद रखना है कि पोलीसाइथीमिया किस में होता है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एक्यूट एनोक्सिक एनोक्सिया इज लेसीट्यूड। बेसिकली लेसीट्यूड का मतलब ये होता है लिथार्जिक हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, लो ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो लो ऑफ एनर्जी किस में होता है, हमारे पास एनोक्सिक एनोक्सिया में हो जाता है। Hypoxic cell injury occur due to which of the following CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हाइपोक्सिक सेल इंजरी होती है। ये भी मैंने ऊपर टेबल में आपको बताया कि CO पॉइजनिंग क्या कॉज कराती है, हमारे पास हाइपोक्सिक सेल इंजरी।
नेक्स्ट पे 120 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है सोल्जर कमिंग डाउन फ्रॉम द हाइट हैविंग द पेरिफेरल साइनोसिस एंड ब्रेथलेसनेस कॉज इज द सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है जिसमें हम सारे टाइप्स के पोलीसाइथीमिया को आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कि अब एक टाइप है पोलीसाइथीमिया रब्रा वेरा, सेकंड है सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, थर्ड पे आ रही है हमारे पास रिलेटिव और अपेरेंट पोलीसाइथीमिया, गैस बॉक्स सिंड्रोम भी इसे हम कहते हैं। अब इसने ये तीन टाइप्स ऑफ हाइपोक्सीमिया हमें एक्सप्लेन कर दिया। हम वन बाय वन इन्हें आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास होता है ना पोलीसाइथीमिया रब्रा वेरा, इसे हम कहते हैं, साथ में इसका नाम होता है प्राइमरी पोलीसाइथीमिया। अब जो प्राइमरी पोलीसाइथीमिया होता है ना, ये होता है बेसिकली हमारे पास एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल इन बोन मैरो। ये होता है एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल इन बोन मैरो। इसकी वजह से होता है हमारे पास प्राइमरी पोलीसाइथीमिया। अगर हम सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया की बात करें ना, तो सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया हमारे पास हो रहा होता है, मुझे यहाँ पे पेज थोड़ा डिवाइड कर लेना चाहिए था, हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया का। अब जो हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होता है ना, ये हमारे पास होता है डिसऑर्डर ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द बोन मैरो। मतलब आउटसाइड द बोन मैरो की वजह से जो होगा वो होगा हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, आउटसाइड द बोन मैरो। और जो प्रॉपर बोन मैरो के मसले की वजह से होगा वो होगा हमारे पास प्राइमरी पोलीसाइथीमिया। और अब इसमें एक और बात वो करता है कि अब जो आउटसाइड वाला मसला है ना, वो क्या काज कराता है, ओवर स्टिमुलेशन काज करा देता है, ओवर स्टिमुलेशन कॉज करवा देता है बोन मैरो सेल्स की, और ये होता है हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में। अब हम प्राइमरी पोलीसाइथीमिया के फर्दर फीचर्स पढ़ते हैं। प्राइमरी पोलीसाइथीमिया बेसिकली होता है म्यूटेशंस की वजह से इन जैक 2, म्यूटेशन इन जैक 2 की वजह से हमारे पास होता है प्राइमरी पोलीसाइथीमिया। ये स्टेम सेल रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्टेम सेल रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसे हम, एक और नाम है इसका, हम इसे कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ये हमारे पास सारे नाम हैं प्राइमरी पोलीसाइथीमिया के, क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल्स इन बोन मैरो की वजह से होता है और ये हमारे पास इनहेरिटेड होता है। इसे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। म्यूटेशन इन जैक 2 में होता है, स्टेम सेल रिलेटेड होता है ये। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड याद करने के लिए कि इसमें जो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, और जो सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होता है इसमें एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स हमेशा हाई होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास प्राइमरी पोलीसाइथीमिया है, इसमें इंक्रीज़ होते हैं हमारे पास आरबीसीज, इंक्रीज़ होते हैं डब्ल्यूबीसीज, और इंक्रीज़ होते हैं प्लेटलेट्स। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया है इसमें सिर्फ आरबीसीज रेज होते हैं। ये सिर्फ आरबीसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें जो बाकी सारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते। ये सारी चीज़ें थी जो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं प्राइमरी पोलीसाइथीमिया को सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया से। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब हम इन्होंने जो टेबल दिया है इसे पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, मैंने आपको बताया है कि आउटसाइड द बोन मैरो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो स्टिमुलेट कर रहा है बोन मैरो सेल्स को, तो उसकी वजह से सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया हो जाता है। सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, इसमें सिर्फ आरपीसीज इंक्रीज होते हैं। अब इसके कॉजेज ये हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से अगर पोलीसाइथीमिया हो रहा है तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया कार्डियक डिजीज़ में, पल्मोनरी डिजीज़ में, हाई एल्टीट्यूड में, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्मोकिंग वगैरह में। और जो किडनी लियंस में होता है वो भी हमारे पास कौन सा होता है, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। और एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर जो है वो क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन लेवल इंक्रीज कर देगा, तो एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स भी सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में इंक्रीज होते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इसमें हो जाती है, और डाययूरेटिक यूज़ जो हैं वो भी क्या कॉज कराते हैं, यानी रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो भी हमारे पास क्या कॉज कराते हैं, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। अब नीचे कहता है रिलेटिव और अपेरेंट पोलीसाइथीमिया जो होता है हमारे पास, उसे गैस बॉक्स
सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कहता है स्ट्रेस इंड्यूस और बर्न्स और डिहाइड्रेशन की वजह से अगर पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, मतलब आरबीसी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, relative या apparent polycythemia. The red cells volume is normal, but as a result of decreased plasma volume, there is relatively polycythemia. आरबीसीज लेवल कहता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते, तकरीबन नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, पोलीसाइथीमिया हो जाता है। फिर कहता है मोर कॉमन देन polycythemia vera occur in the middle-aged men and particularly in smokers who are obese and hypertensive. अगर पेशेंट ओबीज है और हाइपरटेंसिव है तो उसमें मोर चांसेस हैं कि उसमें रिलेटिव पोलीसाइथीमिया हो देन प्राइमरी पोलीसाइथीमिया या पोलीसाइथीमिया रबरा, इससे रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड नीचे पूरे एमसीक्यूज कर लेते हैं। कहते हैं सिनेरियो ऑफ द पोलीसाइथीमिया विद द फेशियल कंजेशन एंड स्प्लीनोमेगैली। अच्छा, इसमें इंक्रीज आरबीसीज मैस होता है। अब आपने याद रखना है कि आरबीसीज मैस जो है वो तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों का एक और डिफरेंस ये है कि स्प्लीनोमेगैली जो फीचर है ना, वो रबरा का फीचर है, ये प्राइमरी का फीचर है। प्राइमरी का एक फीचर है हमारे पास स्प्लीनोमेगैली, और जो ऊपर वाला था ये सेकेंडरी है, इसमें नो स्प्लीनोमेगैली, इसमें हमारे पास कोई भी स्प्लीनोमेगैली नहीं होती। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। कहते हैं सिनेरियो ऑफ द पोलीसाइथीमिया विद द फेशियल कंजेशन एंड स्प्लीनोमेगैली। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज आरबीसीज मैस हो जाता है, दोनों में होता है, लेकिन आगे उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ। आंसर डिफ्रेंशिएट करता तो ये प्राइमरी पोलीसाइथीमिया था या पोलीसाइथीमिया रबरा था। उसके बाद कहता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द रीनल सेल कार्सिनोमा इज पोलीसाइथीमिया। अब जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है related with the renal cell carcinoma is polycythemia. At high altitude, in polycythemia, what change is present? Increased red cell mass. Polycythemia में क्या होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या कराता है, एरिथ्रोपोइटिन लेवल इंक्रीज करा देता है। एरिथ्रोपोइटिन लेवल आगे क्या कराते हैं, इंक्रीज करा देते हैं रेड सेल मैस को। नेक्स्ट पे कहते हैं इन पोलीसाइथेमिया देयर इज अ हाइपर सेलुलर बोन मैरो में जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुए होते हैं, तो हमेशा पोलीसाइथीमिया में क्या होगा, हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगी। इन अ पेशेंट विद अ पोलीसाइथीमिया वेरा द ब्लड लेवल्स ऑफ विच ऑफ द दीज इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल। अब हमारे पास जो है ना पोलीसाइथीमिया वेरा, ये है हमारे पास प्राइमरी। अब मैंने बताया था कि जो प्राइमरी वाला पोलीसाइथीमिया होता है ना, इसमें हमारे पास आरबीसीज भी इंक्रीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज होते हैं, और साथ में प्लेटलेट्स भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी है, इसमें सिर्फ हमारे पास आरबीसीज इंक्रीज हुए होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बाकी सारे अब नॉर्मल हैं, सिर्फ लिम्फोसाइट नॉर्मल है, तो ये कौन सा होगा, पोलीसाइथीमिया वेरा। नेक्स्ट पे कहता है कि अ 28-year-old soldier after returning from Saturn glaciers having spent 6 months there returned to CMH Rawalpindi with a complaint of headache हो रहा है, peripheral cyanosis है, that means hypoxia हुआ हुआ है उसे। Most probably cause is secondary polycythemia। अब बेसिकली उसे ये सारे मसले हो रहे हैं और वो 28 ईयर्स की एज में रहे हैं, मतलब ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं थी, नहीं तो बचपन से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। अगेन कहता है यंग सोल्जर एज 28 रिपोर्ट्स अ सीएमएच ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड। अगेन हाई एल्टीट्यूड का मसला है, तो उसका आंसर होगा सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। फिर कहते हैं आप 40-year-old नॉन स्मोकर प्रेजेंट विद द सप्लीनोमेगैली and congested face. The feature which is best for the diagnosis of polycythemia is increased red blood cell. रेड सेल मैस अगर इंक्रीज हुआ होगा तो दैट मीन वहाँ पे क्या है, पोलीसाइथीमिया। सिनेरियो ऑफ एन ओल्ड पर्सन प्रेजेंटेड विद द वीकनेस एंड लिथार्जी, ब्लड शो द इंक्रीज। अब इसमें आरबीसीज भी इंक्रीज हैं, डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हैं और प्लेटलेट भी। दैट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सी टाइप है, ये है प्राइमरी पोलीसाइथीमिया, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको एक बताया था, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। फीमेल विद HB19, HB ज़्यादा है, WBCs ठीक है, इंक्रीज प्लेटलेट है, एरिथ्रोपोइटिन इज रेस। अब हमारे पास याद रखना है एरिथ्रोपोइटिन जो है वो सेकेंडरी में इंक्रीज होता है, इसमें जो है वो डिक्रीज होता है, तो आंसर है इसका हमारे पास सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। A 50-year-old man having the itching pain in the right flank and hematuria, blood urea, nitrogen as electrolytes and
RFTs were normal. HB is this, serum calcium is this. On imaging there is mass in the right flank. Diagnosis renal cell carcinoma. अब इसमें वो एज ज़्यादा बता रहा है, एक फीचर इसका कार्सिनोमा का ये है, दूसरा हीमाचूरिया होना स्टार्ट हो चुका है, और तीसरे नंबर पे जो है एचपी ज़्यादा है, और साथ में राइट फ्लैंक पेन है और मैस है। दैट मीन मैस जब भी वो बताएगा और साथ में ओल्ड एज बताएगा, वीकनेस बताएगा, वेट लॉस बताएगा, तो ये सारे फीचर आपने याद रखने हैं हमेशा। ये किसके होते हैं? कार्सिनोमा के। अब देखते हैं हम 121 पॉइंट। अब इस पॉइंट में वो कहता है कि एरिथ्रोपोएटिन इज ऑलवेज रेज्ड इन सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। हमने यहाँ पढ़ा है एरिथ्रोपोएटिन इसमें रेज्ड होता है और प्राइमरी में ये डिक्रीज होता है। फिर कहते हैं पोलीसाइथीमिया रब्रा वेरा, यानी प्राइमरी इज द ओनली टाइप ऑफ पोलीसाइथीमिया विच डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन एंड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज्ड। एंड बाकी सारों में कहता है कि जो भी टाइप के होते हैं ना पोलीसाइथीमिया, उनमें एरिथ्रोपोएटिन जो है ना वो इंक्रीज होता है, लेकिन ओनली दिस टाइप है प्राइमरी वाली जिसमें एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज होता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इन दोनों में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और एरिथ्रोपोएटिन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पे कहता है 122 में स्टिमुलस फॉर द एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है तो ये क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ये आगे जाके हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन रिलीज कराता है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। हाइपोक्सिया क्या कराता है? एरिथ्रोपोएटिन सिंथेसिस कराता है, इंक्रीज एरिथ्रोसाइट्स कराता है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी कराता है। Also remember in the renal adenoma there would be increased erythropoietin. एड्रीनल एडिनोमा हुआ होगा तो वो एडिनोमा जो है वो एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन करा देगा। दैट मीन वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइट इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इंक्रीज इन एंड स्टेज रीनल डिजीज। अब एंड स्टेज रीनल डिजीज है ना, तो वहाँ पे याद रखना है हमेशा एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हुआ होगा। अगर एडिनोमा होगा तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा, लेकिन अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है दैट मीन वहाँ पे डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन होगा। Erythropoietin secreted by kidney in response to the cellular hypoxia, it stimulated red blood cell production, erythropoiesis in the bone marrow. Erythropoietin is produced by the interstitial fibrosis in the kidney and close association with the peritubular capillaries and proximal convoluted tubules. बेसिकली रीनल में ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारे पास बन रहा होता है erythropoietin. Erythropoietin is increased in high altitude. Erythropoietin secondary to the erythrocytosis secondary to the erythropoietin is seen in renal adenoma. हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इंक्रीज हुआ होता है इन रेनल एडिनोमा में, लेकिन अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास डिक्रीज हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें कहता है कि एरिथ्रोपोइटिन इज फॉर्म मेनली फ्रॉम द पेरिटिब्युलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी। अब जो एरिथ्रोपोइटिन है वो हमारे पास बनता कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर के पेरिटिब्युलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी में हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन बनता है। फिर कहता है एरिथ्रोपोइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है कि पेरिटिब्युलर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ किडनी जो है ये एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। और अगर वो रेनिन की बात करें तो वो भी यहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन रेनिन आपने याद रखना है जे सेल्स से जो है वहाँ से रिलीज़ होता है। और जो एरिथ्रोपोइटिन है वो हमारे पास कहाँ से रिलीज़ होता है? पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ किडनी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट पे कहता है कि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। याद रखना है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है इसे इनहिबिट कौन करेगा? थियोफाइलिन करेगा। ये थोड़ा डिफरेंट एमसीक्यू है, इस पे पॉइंट लगा लेते हैं। एरिथ्रॉइड स्टेम सेल जनरेट इन बोन मैरो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, scenario of the BP of the patient raised and erythropoietin was decreased, creatinine raised and the possible site of defect was JG cells. अब जो हमारे पास रेनिन है ना, ये हमारे पास बीपी कंट्रोल मैकेनिज्म में रिलीज होती है, तो अगर जेजी सेल इफेक्टेड होंगे तो वहाँ पे रेनिन नहीं बनेगी, तो जो लीड करेगी टूवर्ड्स द बीपी, बीपी को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए जेजी सेल का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। अ 60 year old on off fever, lethargy, dyspnea on exertion, HP is low and 140 urea is 140, creatinine is 3, तो एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे वो बाकी रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम भी बता रहा है, एचपी भी कम बता रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। फिर कहता है मिडल एज नाउन केस ऑफ ESRD
एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो वहाँ पे हम कहता है कि लिस्ट ऑफ द हीमोडायलिसिस, ऑन लिस्ट ऑफ हीमोडायलिसिस ही हैज़ अ नॉर्मस क्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी टू गिवन? आईवी एरिथ्रोपोइटिन देंगे, क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास कम हो जाता है, तो हम आईवी एरिथ्रोपोइटिन देंगे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में। फिर कहता है कि इनिशियल फ्रॉम द थेरेपी ऑफ द एनीमिया क्रोनिक किडनी डिजीज इज ड्यूर एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट, जो एरिथ्रोपोइटिन है। अ पेशेंट विद द एंड स्टेज रीनल फेलियर, अगेन हमारे पास एंड स्टेज रीनल फेलियर में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इन अ पेशेंट विद द रीनल फेलियर एंड द मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाउ विल यू ट्रीट एनीमिया? एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम रीनल फेलियर में हमेशा आईवी एरिथ्रोपोइटिन ही देते हैं। फिर कहता है 17 ईयर ओल्ड विद अ क्रोनिक रेनल फेलियर हैज़ बीन नोटेड टू हैव अ सवेयर अनीमिया, व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? तो इसमें हमारे पास रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। फिर कहता है अ पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल फेलियर कंप्लेन ऑफ पेलर फेटिगेबिलिटी लेथार्जी फॉर द पास्ट 3 मंथ, ब्लड शो क्रेटिनिन इज रेज्ड, एच बी इज लो, तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी हुई होगी। बेसिकली क्रेटिनिन रेस बता के वो बता रहा है कि रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम है और एच बी कम है, तो रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर एच बी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। Baby born at 33 weeks showing the microcytic hypochromic anemia with 25% hematocrit with normal saturation. What should be given? तो हम उसे erythropoietin plus formulatory product containing iron देंगे। अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो erythropoietin देंगे, साथ में उसे हम दे रहे हैं formulatory product containing iron। फिर कहता है द स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो आर एक्टिव इन सेल साइकिल एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल फॉर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो अगेन यही है कि स्टेम सेल एक्टिव है सेल साइकिल में, कैपेबल ऑफ सेल रिन्यूएबल है, दैट मीन वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट हम 123 पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर द एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज इन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में बेसिकली ये होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ना वो कम हो जाती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है। तो ये आगे क्या करती है, ये स्टिमुलेट देती है फॉर टू रीनल सिस्टम कि वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करे। एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एरिथ्रोसाइट रिलीज़ करता है और एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ हो जाता है, आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर कहता है पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर द एरिथ्रोपोइसिस जो है वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन है, एंड फॉर पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर एरिथ्रोपोइटिन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है और एरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। मतलब अगेन वही बात है, हाइपोक्सिया में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। अब हम पढ़ने लगे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 124 पॉइंट में। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है क्या है। ये रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन with the partial pressure of oxygen, partial pressure of ऑक्सीजन। बेसिकली ये होती है हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो हम इसे इस तरह से ड्रा करते हैं और ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमें शो करती है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे ये होता है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर और इस साइड पे ये हमें शो करती है ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ये हमारे पास एस शेप कर्व बनती है, या इसे एस शेप कर्व भी कहते हैं, या इसे कहते हैं कि ये स्लोप बनती है। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये हमारे पास राइट शिफ्ट भी शो कर सकती है। इस तरह से ये राइट शिफ्ट शो करती है, जहाँ पे डॉटेड लाइन है यहाँ पे आ जाती है। ये हमारे पास राइट शिफ्ट कब शो करती है, राइट शिफ्ट ये शो करती है जब इसकी एच पी की रिड्यूस हो जाती है एफिनिटी, रिड्यूस एफिनिटी हो जाती है एच बी की फॉर ऑक्सीजन,
और ये ऑक्सीजन को ईज़िली रिलीज़ कर देता है, यानी अनबाउंड कर देता है ऑक्सीजन को। और अगर ये हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट शो करे ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व, दैट मीन कि वहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, एचबी की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है फॉर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर पाता। तो अगर किसी जगह पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो गया है, ज़्यादा सप्लाई होना शुरू हो गया है, दैट मीन्स क्या